हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अच्छे स्टूडेंट, क्लास टेंथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट और अगर आप देखोगे क्लास 11th का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर आप मैट्रिक के लेवल के स्टूडेंट हैं और आप टेंथ क्लास में अभी अभी प्रमोट हुए हैं, तो याद रखिएगा कि फर्स्ट चैप्टर में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको समझना, जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है, वो लॉ ऑफ मास एक्शन है। अगर आपको लॉ ऑफ मास एक्शन आता है तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, आपका इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं और इससे जो एमसीक्यूज होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इससे पूछे जाते हैं, वो आपके क्लियर हो सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे वो भी मैं इसमें बताऊंगा आपको। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको देखोगे, इसको पढ़ोगे, इसको सीखोगे तो आप इस चैप्टर का समझ लीजिए आप 80% 70% आप इसका जो पार्ट है वो कवर कर चुके होंगे, क्योंकि इसी में आपको रिवर्सिबल के बारे में दोबारा सुनने को मिल जाएगा, कैसी है क्या, कैसी की यूनिट वगैरह किस तरह होती है। फिर इसमें एक प्रिंसिपल आ जाता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। वो ली चैटलियर प्रिंसिपल किस तरह बयान करना है, उसमें बुनियादी बात समझनी है। फिर एक्टिव मास का कंसेप्ट क्या है, ये कुछ बुनियादी बातें हैं इस टॉपिक के हवाले से जो मैं आज आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है कि मैं आपके तमाम कंसेप्ट्स को, तमाम जो बुनियादी सवालात हैं उनको मैं क्लियर कर सकूं। पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को समझ लीजिए कि ये किस चीज़ को बयान करता है। ये मैंने कुछ मारूजी बातें हैं जो मैंने बयान कर ली हैं, लिख लिया। बाकी जो है तो मैं अपने जो कंसेप्ट्स हैं उनको मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा, समझिएगा। बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या? लॉ ऑफ मास एक्शन आपको बताता है रिलेशनशिप, और ये किस किस चीज के दरमियान में रिलेशनशिप बताता है, ये आपको बताता है बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब मतलब क्या? बेसिकली ये आपको ये बताता है कि अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन, अब रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या, ये थोड़ा सा जो अगर आपने वीडियो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की वीडियो नहीं देखी तो वो मैं पिन कर दूंगा, आप उसे दोबारा देख लीजिएगा। वो रिएक्शन कि जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, लेकिन कुछ वक्त बाद प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और इनके दरमियान में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन यह बताता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, कि किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आ जाए तो उस इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन की जो रिलेशनशिप है वो उसके बारे में बयान करता है। अब जरा इस जो केमिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ पेश किया था, वो थे नॉर्वेजियन केमिस्ट थे। एक का नाम था जी काटो मैक्सिमिलियन गोल्डबर्ग था और दूसरा था पीटर वाग, और इन्होंने 1864 के अंदर ये कंसेप्ट पेश किया था। अब जरा एक्टिव मास के बारे में कंसेप्ट को सीख लीजिए कि आपके सामने हमेशा कहा जाएगा, जब इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाता है तो इस तरह कुछ कहा जाता है कि इट्स स्टेट दैट द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। अब जब आप इसको बुक में पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि ये एक्टिव मास का कंसेप्ट है क्या बेसिकली। अब समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है और वो मेरे पास रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, उसमें मेरे पास है रिएक्टेंट भी है और रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट की कुछ खास मिकदार है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास, मैं इस वक्त वैल्यू को मेंशन नहीं कर रहा, वैल्यू को मैं आगे मेंशन कर दूंगा जो आपको समझ आ जाएगी। मेरे पास रिएक्टेंट है मेरा, मान लीजिए x ग्राम, और वो x ग्राम जो रिएक्टेंट है वो बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है P, और मैं इसको कह रहा हूं y प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होता जा रहा है, यानी कि y की वैल्यू को मैं इसको मेंशन कर रहा हूं। अब जरा समझिएगा एक्टिव मास का मतलब क्या है। एक्टिव मास का मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन? जो इन्वॉल्व होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो कंसंट्रेशन जो पार्टिसिपेट कर रही है। मतलब क्या? मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 100 ग्राम रिएक्टेंट है,
तो क्या 100 का 100 ग्राम रिएक्टेंट ही कन्वर्ट हो रहा है? ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें कुछ खास मिकदार होगी जो उस रिएक्शन को परफॉर्म करवा रही होगी। अब आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हैं कि 100 ग्राम की 100 ग्राम इन्वॉल्व नहीं होगी। ये इस बात का कंसेप्ट क्या है और इस बात का मकसद क्या है, जरा समझिएगा। आप जरा हेबर प्रोसेस का रिएक्शन याद रखें, और ये कंसेप्ट आपको मजीद क्लियर होगा जब मैं इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की वीडियो अपलोड करूंगा केमिस्ट्री की, और उसमें एक बुनियादी कंसेप्ट बयान किया जाता है मोल मास रेशो, मोल मोल रेशो, कि किसी रिएक्टेंट को किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करने के लिए एक खास कंसंट्रेशन चाहिए होती है। उसकी तमाम की तमाम कंसंट्रेशन जो है तो वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है, बल्कि उसकी कुछ मिकदार जो है बेसिकली इन्वॉल्व होती है। अब जरा समझिएगा, मान लीजिए आप हेबर प्रोसेस का वो रिएक्शन लिखिए, उसमें आप लोग क्या लिखते हैं, उसमें आप लिखते हैं बेसिकली ये जो बुनियादी है मैं वो उसी को लिख रहा हूं कि N2 ये जब रिएक्ट करे 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और बनाता है हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अब समझिए इसका मतलब क्या है कि अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए मुझे 1 मॉलिक्यूल ऑफ मुझे चाहिए नाइट्रोजन गैस, और मुझे 3 मॉलिक्यूल चाहिए बेसिकली हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए मुझे कोई कहे कि मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2 है और मेरे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पे जो नाइट्रोजन है वो एक्सेस में दी गई है, ज्यादा दी गई है। हालांकि जो जनरली जो रिएक्शन परफॉर्म होता है जब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं, मैं अभी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं समझा रहा, मैं जो बुनियादी बात इस वक्त आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि एक्टिव मास का कंसेप्ट क्या है। मतलब ये है कि जो कंसंट्रेशन नेचुरली रिक्वायर्ड है, अगर उससे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो वो कंसंट्रेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी ही नहीं। सिर्फ वही कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होगी कि जो बेसिकली उस प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करे। जिस तरह इस केस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 3 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होते हैं हाइड्रोजन गैस के, तो याद रखिए तभी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको पास हाइड्रोजन एक्सेस में दे दी जाए या आपको नाइट्रोजन एक्सेस में दे दी जाए, तो याद रखिएगा कि ये जो एक्सेस अमाउंट होगी, ये याद रखिएगा ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए मेरे पास, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं, इसका मतलब है मैं ये 1 मॉलिक्यूल को कह देता हूं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं कह देता हूं 1 ग्राम है मेरे पास। इसका मतलब है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस को अगर आप रिएक्ट करवाएं 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ, तो आपके पास बन जाता है 2 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब मान लीजिए मुझे कोई शख्स दे देता है 2 ग्राम, तो अब आपको पता है कि ये 2 ग्राम एक्सेस में, और वो मुझे कह रहा है कि मेरे पास 3 ग्राम बेसिकली क्या है जी, हाइड्रोजन गैस है। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 ग्राम है इसमें से 1 ग्राम एक्स्ट्रा है। इसका मतलब यह है कि इसका जो पार्टिसिपेट करेगा मास रिएक्शन में वो 1 ग्राम ही होगा। इसका मतलब यह है कि इस 2 ग्राम में 1 ग्राम बेसिकली क्या है हमारे पास, वो एक्टिव मास है। इसलिए याद रखना एक्टिव मास का कंसेप्ट, ये बुनियादी बात समझ लिए कि ये वो मास होता है जो किसी रिएक्शन में रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है, यानी कि चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, लेकिन ये वो कंसंट्रेशन होगी, ये वो मास होगा जो उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। जब ये इन्वॉल्व होगा और यही हमारे पास प्रोडक्ट, या दोबारा एज आप जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट बनाते हैं, तो ये प्रोडक्ट भी का भी एक एक्टिव मास होगा, रिएक्टेंट का भी एक एक्टिव मास होगा, यानी ये खास मिकदार होगी उसकी अमाउंट की कि जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगी और वो बेसिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। ये एक्टिव मास का कंसेप्ट है। अब अगर आप ना लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट अगर आप बुक में देखेंगे, एक्टिव मास का कंसेप्ट समझ आ गया। अब जरा समझिए क्या बयान करता है। वो कहता है, बुक की स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, वरना फिर मैं इसको मैं सिंप्लीफाइड भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं बुक की स्टेटमेंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर कहते हैं कि सर हमें बुक की स्टेटमेंट्स को समझाया करें कि बुक ताकि हमें समझ आ जाए, फिर उसके बाद ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए, एक कंसेप्ट मिल जाए। अच्छा, बेसिकली वो क्या बयान करता है, बुक की स्टेटमेंट क्या कहती है? वो कहती है कि वो रेट एट विच substance reacts is directly proportional to the active mass to its active mass। अब आपको इस डिफिनेशन की बुनियादी बात समझ आ रही होगी, और इसी का आगे एक पार्ट है, द रेट एट विच
the reaction proceeds is directly proportional to the product of the active masses of the reactants। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जरा समझिएगा, कहता है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है, यानी वो आगे बढ़ेगा, जाहिर बात है रिएक्शन जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा, वो रुक नहीं जाएगा, वो स्टक नहीं हो जाएगा, वो बल्कि आगे चलता रहेगा। तो वो क्या बयान कर रहा है कि रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, यानी कि अगर हमारे पास, अगर मैं आपको इसके सामने थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अच्छा, अब बेसिकली क्या है कि रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। यानी कहने का उसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि अगर कोई आपके पास रिएक्शन किसी स्पीड के साथ, यानी कि वो कितनी जल्दी हो रहा है, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बेसिकली एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। कि अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप एक्टिव मास करोगे, यानी कि किसी रिएक्टेंट का जो रिएक्शन में इन्वॉल्व मास है, जो वाकई में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो वाकई इन्वॉल्व है प्रोडक्ट बनाने में, अगर आप उसको बढ़ाना शुरू कर दोगे तो आप याद रख लो वो रिएक्शन उतना ही ज्यादा फास्ट होगा, यानी उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। एक बात। अब दूसरी बात, अगर मेरे पास मान लीजिए ए रिएक्टेंट है, वो बी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके मेरे पास प्रोड्यूस कर रहा है सी प्लस डी प्रोडक्ट। अब इस बात का मकसद क्या है? इस बात का कहने का मकसद ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ए का एक्टिव मास ज्यादा हो जाए और बी का भी एक्टिव मास मेरे पास ज्यादा हो जाएगा, जो जो इनका एक्टिव मास मेरे पास अगर बढ़ गया तो याद रखिएगा तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी आगे जाएगा और वो बहुत ज्यादा क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये इस स्टेटमेंट का बुनियादी मकसद है, ये बुनियादी फलसफा जिसको आपने याद रखना है। एक्टिव मास का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया और इसकी स्टेटमेंट को मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब इसकी कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस है जो आपने समझनी है। आपके सामने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा जाता है अमूमन इस तरह, ये आपके सामने रिएक्शन लिखा जाता है और क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक। अब ये क्या है कि अगर आपको मालूम होना चाहिए कि ये मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्लियर कर दिया था कि ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और ये आपके पास रिवर्स रिएक्शन होता है। तो वो कह रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, यानी कि ये जिस रफ्तार से होगा वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट का मतलब है आप मल्टीप्लाई करो। किसको मल्टीप्लाई करो? किन को मल्टीप्लाई करना है? कंसंट्रेशंस को। किस कंसंट्रेशन को? एक्टिव मास की कंसंट्रेशन को। किसकी एक्टिव मास की कंसंट्रेशन को? रिएक्टेंट की एक्टिव मास की कंसंट्रेशन के साथ आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर आप देखो तो इसमें उसके साथ उन्होंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दी होंगी, यानी यहां 1 होगा, 2 होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो आप उनकी पावर तक इनको इंक्रीज कर दो। ये एक बात। दूसरी बात, अगर रेट ऑफ आप रिवर्स रिएक्शन लिखो तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव मास, यानी कि जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसके भी एक्टिव मास के ये बेसिकली क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात याद रखनी है। अब आप जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, जब आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हो तो आप इक्वलिटी का साइन और कोई कांस्टेंट यूज करते हो। तो यहां पे जो कांस्टेंट यूज किया जाएगा वो है फॉरवर्ड कांस्टेंट है और इसका जो कंसंट्रेशन की ये आगे बस वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाएगी, ये उसी तरह लिखी जाएगी। सिमिलरली यहां पे भी लिखा जाएगा रिवर्स के लिए KR लिखा जाएगा। ये आप बुक में देख सकते हैं, ये सिंपल है, मैं इस पे ज्यादा वो नहीं कर रहा क्योंकि ये मैथमेटिकल डेरिवेशन आसान है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपने लिख लिया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपने लिख लिया। अब बेसिकली आपको मालूम है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में मैंने फिर बता रहा हूं क्योंकि मैं ये तमाम पॉइंट्स वहां पे क्लियर कर चुका हूं। रिवर्सिबल रिएक्शन में याद रखिएगा एक टाइम आता है, एक पॉइंट आ जाता है, एट सम पॉइंट
फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है ये हो जाता है बराबर किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो आपको मालूम पड़ रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन ये है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन ये है। जब आप इन दोनों को लिख लोगे तो आपके पास आ जाएगा के एफ ए की पावर ए एंड बी की पावर बी इज इक्वल टू के आर और सी की पावर सी और डी की पावर डी। अब जब आप इन दोनों की रेशियो लेते हो तो आपके पास कुछ वैल्यू यू बन जाती है। अब ये बेसिकली जब आप क्या करते हो, आपने बेसिकली और कुछ नहीं किया, ये बात याद रखिएगा। आपके पास ये एक पॉइंट है, आपके पास ये एक पॉइंट है कि जब लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में कहा जाता था ना, मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली क्या है कि ये किसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, यानी किसी की इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये रिलेशनशिप शो करता है। ये रिलेशनशिप किस किस के दरमियान में शो करता है, अब इस इक्वेशन को देखिएगा। ये रिलेशनशिप शो कर रहा है बेसिकली आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कंसंट्रेशन ऑफ आपके पास रिएक्टेंट है और आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के दरमियान में एक रिलेशन शो करता है और ये आपके पास वो रिलेशन आ जाता है। लेकिन जब आपके पास ये दो कांस्टेंट है, आप इन दो कांस्टेंट की जब रेशियो निकालते हो तो आपके पास एक थर्ड कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम लोग बेसिकली कहते हैं केसी। और वो केसी की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, कुछ ये आपके पास उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन आ जाती है। ये उसकी आपके पास मैथमेटिकल डेरिवेशन है जिसको आपने याद रखना है। अब कैसे आपके पास कुछ चीजों को डिफाइन करता है।